आया है। अमरुल्लाह ने नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। आपका मन खराब न हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन दर्द से कराहते घायल और घायलों के पहुंचते ही अस्पताल में मची अफरा तफरी। दर्द से गूंजता अस्पताल किसी को भी विचलित कर सकता है। तस्वीरें नागौर की हैं। श्री बालाजी कस्बे के पास एक ट्रक और क्रूजर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। घायलों में से कई अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार श्री बालाजी कस्बे के बाईपास पर हादसा उस समय हुआ जब एक क्रूजर में सवार होकर 17 लोग कहीं जा रहे थे। तभी बाईपास के पास एक ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर सड़क खून से लाल हो गई। घायलों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बारे में पूरी जानकारी दे पाता। हादसे से पूरा जिला स्तब्ध है। नागौर में एसएचओ अंजू कुमारी और एक पुलिसकर्मी के बीच बातचीत के 3 ऑडियो वायरल होने से जिले में हड़कंप मच गया है। ऑडियो में एसएचओ ने जो बात कही है उससे जिले की पुलिस व्यवस्था संदेह के घेरे में आ गई है और उसके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हां, नागौर में अंजू कुमारी और कांस्टेबल भंवरलाल का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो क्लिप में अंजू कुमारी गणेश नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार करने की जगह उसे उड़ा देने की बात कह रही है और इसके पीछे एसपी का हवाला भी दे रही है। न्यूज 18 राजस्थान ने जब वायरल ऑडियो के बारे में एसपी अभिजीत सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने उड़ा दो जैसी बात को सिरे से खारिज कर दिया। अभिजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी एसएचओ को ऐसी बात नहीं कही। एसएचओ अंजू कुमारी को लाइन हाजिर किया है और जांच एएसपी राजेश मीणा को सौंपी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी गणेश बेनीवाल से जुड़ा है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। झुंझुनू के सिंघाना में हुई रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने वाले गैंग के 3 आरोपियों को हथियार के समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मनीष को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप वॉइस कॉल आया कि या तो तू दे दे नहीं तेरा आज फुटका करेंगे, मतलब कि आज फिर हम फायरिंग करेंगे। आरोपियों ने पीड़ित मनीष चौधरी को फोन पर धमकी दी। मनीष चौधरी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस ने इलाके में कड़ी नाकेबंदी की। नाकेबंदी के दौरान पुलिस को मानोता नदी के पास एक एनफील्ड मोटरसाइकिल पर आते हुए 3 बदमाश दिखाई दिए, जिनमें रोहन उर्फ जसपाल, धर्मेंद्र और बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लोकेश गुर्जर के कहने पर विपुल एजेंसी के मालिक पर उन्होंने फायर किया था। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। समस्तीपुर में बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है। 23 अगस्त को एक नाबालिग का यहाँ अपहरण हो जाता है। परिजन 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हैं, जिनमें से 2 लोग नामजद हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों का आरोप तो यहाँ तक है कि एक आरोपी को उन लोगों ने पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने उसे एक आरोपी को छोड़ दिया। परिजनों ने एफआईआर को कमजोर करने की भी बात कही है। अपहरणकर्ताओं में नामजद प्राथमिकी मोहम्मद इम्तियाज और उसके साथी मोहम्मद जाहिद पर की गई है। 23 अगस्त को नाबालिग लड़की घर से राशन का सामान लेने अपनी बहन के साथ निकली थी, लेकिन रास्ते में 2 बाइक पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और बड़ी बहन की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर उसका अपहरण कर लिया। 24 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई।
लेकिन 31 अगस्त तक लड़की को पुलिस नहीं खोज पाई। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी जब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आकंठ डूबी हुई थी, तब पुलिस की बंदूक मंडुआहट्टी थाने के गैंगस्टर गैंग डी के लीडर विनोद भारती पर गरजी और घायल कर गई। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने खुद मुठभेड़ का नेतृत्व किया। लंका, भेलुपुर, मंडुआडीह, जनसा चौक समेत आधा दर्जन से ज्यादा थानों में विनोद भारती के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच को सूचना थी कि त्योहार के दिन विनोद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है, जिसके बाद पुलिस का भेलुपुर से उससे आमना सामना हो गया। पुलिस की गोली विनोद के पांव में लगी और वो अपाचे लेकर गिर गया। बदमाश रुकने पर रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया वो। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए यूपी के कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मोबाइल छीनकर भाग रहे एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सरेआम मोबाइल चोरी के आरोपी पर थप्पड़ों की बारिश करते नजर आए। पिटाई कर रहे लोगों में एक ने उसे पकड़ रखा था, जबकि बाकी लोग उससे बीच बीच में पूछताछ करते दिखाई दिए। इतने में जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो एक शख्स ने उसको लातों से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद ये लोग उसे खींचते हुए पुलिस के पास ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में भी भीड़ ने मारपीट बंद नहीं की। किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने मुक्के बरसाए और कुछ तो गाली गलौज करते हुए भी सुनाई दिए। पूरे रास्ते हुई इस मारपीट को कई लोगों ने देखा, मगर किसी ने भी भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पूरी घटना पुलिस को बताई। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद इसके बाकी साथियों की तलाश भी पुलिस ने तेज कर दी है। दिल्ली के बवाना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक महिला पर लूटपाट की नीयत से हमला कर दिया। बताया जाता है कि महिला बैंक से 2.5 लाख रुपए कैश निकाल के जा रही थी, लेकिन पहले से ही ताक में बैठे बदमाशों ने उस पर झपट्टा मार दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला नोटों का बंडल लेकर अपने घर की तरफ जाती दिखी। इसी बीच बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे। उसमें से एक महिला का पीछा करते हुए उनके पास पहुंचा और पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। इस धक्का मुक्की में महिला सड़क पर गिर पड़ी। हालांकि महिला ने हिम्मत नहीं हारी और वो लुटेरे से भिड़ गई। उसने अपने थैले को पूरी ताकत से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला को चिल्लाते देख लुटेरा पीछे हटने को मजबूर हो गया। हालांकि वो दोबारा लौटा और सड़क पर गिरे 50,000 रुपए लेकर भाग निकला। मामूली विवाद में शुरू हुई रार ऐसी तकरार में तब्दील हो गई कि लोग दम साध कर देखने लगे और जो नहीं देख सके वो इसके किस्से सुन रहे हैं। सरेआम भिड़ंत की ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई है। जिले के पंचबा थाना क्षेत्र के गौशाला मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट बच्चों की लड़ाई को लेकर हुई। आपस के ही 2 घरों के बीच बच्चे भिड़ गए, जिससे उनके परिजनों ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और उसके बाद दोनों बच्चों के माता पिता और उनके परिजन भिड़ गए। इस दौरान खासा हंगामा हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचे, बच्चों और मर्दों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पंचवा में चल रहा है। दोनों पक्षों ने पंचवा थाने में आवेदन दिया है और एक दूसरे को आरोपी नामजद बनाया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े की कई कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। एक ऐसा शख्स जिसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां कर ली, वो भी पैसे के लिए। कहानी वैशाली जिले के रहने वाले राहुल कुमार सिंह की है, जिसने पश्चिम बंगाल में 6 आदिवासी युवतियों से शादी कर ली। यही नहीं, शादी कर युवतियों के पैसे पर भी मौज मस्ती कर रहा था। 6 पत्नियों को आरोपी अलग अलग जगह पर रख रहा था, लेकिन जैसे इसका खुलासा हुआ तो इसकी पत्नियां एक साथ जुटी और स्थानीय लोगों की मदद से पिटाई कर दी।
पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वो शादी कर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। वो अपनी पत्नियों से लाखों रुपए ठग चुका है। शादी करबू कर शादी के 5 महीना 7 महीना साल भर रखेला, जितना पैसा हो सकेला सबके पैसा के लूटेला। पति के साथ सड़क पर खड़ी महिला से बाइक सवारों की झपटमारी की ये वारदात यूपी के हरदोई जिले की है। जिले में सरे शाम बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की पूरी वारदात कैद हो गई। दरअसल महिला मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी और पति के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के सहारे लुटेरों की तलाश में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक सरेआम लूट की ये वारदात कोतवाली शहर इलाके के आवास विकास कॉलोनी की है। लूट की वारदात के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या समस्या है? समस्या तो देखते ही है, रोड की समस्या कैसा है, पानी की निकास नहीं है, लोगों को तकलीफ होता है, आने जाने में लोग गिर जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के बाद उम्मीद थी कि पंचायतों का विकास होगा, लेकिन आज भी कई ऐसी पंचायत हैं जहां से विकास कोसों दूर है। तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं। एकमा प्रखंड का परसा उत्तरी पंचायत अपनी बदहाली की कहानी खुद बयान कर रहा है। विकास की बात छोड़िए, यहाँ लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। इस गाँव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर घर नल योजना के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन ग्रामीणों को इनका फायदा नहीं मिला। नाला नहीं होने के कारण बरसात का पानी लोगों के घरों तक आ पहुंचा है। कौन मुखिया यहाँ का? मुखिया तो मुन्ना है, मुन्ना प्रसाद। क्या वो नहीं काम करते हैं? काम नहीं करते? नहीं करते हैं, तभी समस्या ही हो गया है। ऐसा नहीं कि इस गांव में विकास की योजनाएं नहीं चली। नल जल योजना के तहत गांव में पानी के पाइप बिछाए गए और कनेक्शन भी दिया गया, लेकिन इसका लाभ 2-4 दिन ही ग्रामीणों को मिल सका। बहरहाल एक बार फिर पंचायत चुनाव सामने हैं और इस पंचायत के लोग अब विकास के लिए वोट करने का मूड बना चुके हैं। सरकारी योजना के तहत मकान चाहिए तो पैसे दीजिए। जी हां, बिहार के भागलपुर में यही हो रहा है। सनहौला प्रखंड के बड़ी नाकी पंचायत में गरीबों से घर बनाने के बदले 15 से 20 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। यह आरोप ग्रामीणों ने मुखिया पति पर लगाया है। ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया अमीरन खातून के पति और मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम और वार्ड पार्षद मोहम्मद शरीफ पर वसूली के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का अमीरन खातून पति मुस्तकीम मुखिया 15,000 रुपया लिया। गांव वालों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे गरीबों के आशियाने के लिए प्रति परिवार 15,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। कई गांव वालों ने बताया कि सरकार मकान बनाने के लिए प्रथम किश्त 40,000 रुपए देती है। प्रथम किश्त के दौरान ही मुखिया के प्रतिनिधि और दलालों से 15,000 रुपए प्रति परिवार घूस ली जाती है। मुखिया जी दबंग हैं, जिससे ग्रामीण डरे सहमे रहते हैं। पंचायत चुनाव नजदीक है, इसलिए इन दिनों लोग मुखर होकर विरोध करने लगे हैं। पटरी पर अपनी आवाज के साथ सीटी बजाती, ट्रैक पर सरपट भागती रेलगाड़ी को देखना एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। वैसे छुक छुक करती रेलगाड़ी का क्रेज कभी कम नहीं रहा। ट्रेन में बैठना सभी को बहुत पसंद है। उसमें बैठकर बाहर के नज़ारों को निहारना सभी को आकर्षित करता है। बहरहाल तस्वीरें देखकर एक गाने की पंक्तियां याद आ रही है। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चला, सीटी लेकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो। तो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग एक बार फिर ली जा सकती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा प्राप्त दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के तहत चलाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। आपको बताते चले, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पिछले 18 महीनों से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की यह सर्विस बंद थी, जो 25 अगस्त से
सैलानियों के लिए शुरू कर दी गई है। ढोल मृदंग नृत्य संगीत से योगेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति, ऐसा लगा जैसे वेद खुद मंत्रोच्चारण करने लगे। शंखनाद हुआ तो कलिया, गोवंश, ब्रज की लता पता और लाखों होठों से बस एक ही आवाज बुलंद हुई, जय कन्हैया लाल की। भक्ति में डूबी ये तस्वीरें यूपी के गोंडा से आई है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखी गई। जी हां, कृष्ण जन्माष्टमी पर यहां एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। वैसे आपने कान्हा के कपड़े बनाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय ने मिलकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। छपिया इलाके के तांबेपुर गांव में दोनों धर्म के लोगों ने धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और इसके बाद आरती भी की। आज जन्माष्टमी के दिन हमारे मित्र भोलू भाई प्रधान तांबेपुर ने बुलाया। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और हम लोग देश में एक नया संदेश देना चाहते हैं कि ये जो जातिवाद की दुर्घटना से लोग इधर उधर भटके फिर रहे हैं, इससे दूर हो, भाईचारगी को देश में फैलाए। तोप से सलामी उस शक्ति को दी जा रही जिसका कोई विकल्प नहीं, जो सृष्टि का रचयिता ही नहीं उसका पालक भी है। तस्वीरें राजसमंद के नाथ द्वारा की हैं, जहां बाल स्वरूप श्री कृष्ण को रात 12 बजे कृष्ण जन्म होते ही 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके लिए करीब 400 वर्ष पुरानी 2 तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तोपें नर और मादा कहलाती हैं। पर्व के दिन आधी रात को तोपों से 21 बार सलामी देने के लिए श्रीनाथ गार्ड और होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए स्थानीय और बाहर से आए श्रद्धालुओं को तोपों की सलामी देखने के लिए प्रवेश नहीं दिया गया। स्थानीय अधिकारियों और मंदिर के अधिकारियों की मौजूदगी में तोपों से सलामी दी गई। लगातार दूसरे साल भी आम लोग तोपों की सलामी नहीं देख पाए। हाँ, गलियों में छुप छुप कर कुछ भक्तों ने जरूर अपने आराध्य को दी जा रही तोपों की सलामी देखी। कृष्ण जन्माष्टमी पे कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परंपरा अनुसार 21 तोपों की विशाला चौक में सलामी दी गई है। अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा, बाबा विश्वंभरनाथ। बिहार के बगहा के बनकटवा का बाबा विश्वंभरनाथ मंदिर की महिमा अपरंपार कही जाती है। मंदिर में स्थापित भगवान शालिग्राम का आकार 164 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। कभी लोगों ने शालिग्राम की प्रतिमा को एक मटर के दाने के साइज में देखा था। आज इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि इसे उठाने के लिए 4-5 लोगों को जुटना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1857 में क्रांति के समय नेपाल के राजा जंग बहादुर सीवान गए थे। वहां से लौटते वक्त वो बगहा पहुंचे तो यहाँ के हलवाई रामजीवन भगत ने राजा का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। रामजीवन ने एक मंदिर बनवाया था। राजा उनके स्वागत से खुश हो गए और उनके बुलावे पर मंदिर परिसर में गए, जहां पर उन्होंने रामजीवन भगत को नेपाल आने का निमंत्रण दिया। रामजीवन भगत नेपाल गए तो वहां के राजपुरोहित ने राजा की ओर से उन्हें मटर के आकार जितना एक शालिग्राम भेंट किया। रामजीवन भगत उसे लेकर भारत आए और यहाँ मंदिर में स्थापित कर दिया। इस बात को करीब 164 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक शालिग्राम का आकार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। कैरेबियाई देश क्यूबा में आए तूफान ने वहां के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि 2 दिनों पहले तूफान की चेतावनी मिलते ही कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल गए थे। इसलिए वो लोग तूफान की चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनके मकान नहीं बच सके। तूफान गुजर जाने के बाद वहां के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ टूटे नजर आए। कई लोगों के मकानों की छतों पर भी पेड़ गिरे दिखे। तूफान ने वहां के कई मकानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रास्ते और लोगों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गए। बताया गया कि तूफान की चेतावनी के बाद क्यूबा के अलग अलग इलाकों से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। इटली के मिलान शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां 20 मंजिला एक रिहायशी इमारत में इतनी भयानक आग लगी कि पूरी बिल्डिंग ही जलकर राख हो गई।
आनन फानन में बिल्डिंग को खाली कराया गया और शुक्र रहा कि हादसे में किसी को चोट आने की खबर नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की लपटें करीब 200 फीट ऊंची बिल्डिंग को निगलने पर तुली दिखी। इमारत सुलगती दिखी और उसके इर्द गिर्द आग का धुआं किसी बवंडर की तरह उठता नजर आया। बिल्डिंग का कोना कोना आग की गिरफ्त में दिखा। जिस भी तरफ से तस्वीर ली गई वहां इमारत से घना काला धुआं निकलता नजर आया। आग में बिल्डिंग तो झुलसी ही, उसके आसपास का इलाका भी श्मशान घाट बन गया। इमारत से गिरते जलते हुए मलबे ने भी नीचे जमीन पर खूब उत्पात मचाया। इतनी भयानक आग को बुझाने के लिए जमीन पर फायर इंजन पानी की बौछार करते दिखे तो आसमान में हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर नजर आए। हालांकि दिन ढल गया लेकिन तब भी आग नहीं बुझी और कुछ मंजिलों पर